हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सबों का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे फर्स्ट चैप्टर, आपका वर्ण। क्लियर है ना? तो सवाल यहाँ पे आती है कि वर्ण क्या होता है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और आपके एग्जाम में वर्ण से कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं और वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे करेंगे, इसका आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। और मेरी ये गारंटी है कि आज की आपने इस पूरे क्लास को किया तो आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के सवाल, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रहते हैं। तो कहने का मतलब आप अगर इस चीज को आज करते हो, और आपको मैं चुटकियों में सवाल बनाना सिखा सकता हूँ, बशर्ते आप हमारे साथ कंसंट्रेट होकर इस चीज को देखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि आप इस टॉपिक को आप जो समझते होंगे कि मेरा हार्ड होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होता है उच्चारण स्थान में, जो कि उच्चारण स्थान करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसको रटना बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आज के बाद से आप रटना भूल जाओगे। वर्ण का उच्चारण स्थान आप हाथों से गिन के जवाब दे सकते हो। और मेरा ये उम्मीद है, विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हो तो आपसे हर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो देर ना वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वर्ण, इस चीज को आज शुरू करते हैं। क्लियर है ना? उम्मीद होगा आप लोग पिछले क्लासेस को देख रहे होंगे और पिछले क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? तो चलिए ज्यादा देर ना वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है? वो आपका वर्ण है। ठीक है ना? हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्ण। कहानी दरअसल सुनते चलिएगा। जिन्हें भी इस चैप्टर की नोट्स कंटेंट पीपीटी चाहिए, वो हमारे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये हुआ। और ऑनलाइन के लिए जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, जिन्हें भी हर एक क्लास के नोट्स चाहिए, वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे। प्लीज नो कॉल मी, और नाम और अपना क्लास जरूर मेंशन कीजिएगा, आप जिस भी बैच के हैं। और आप उस इस चीज का आपको पीडीएफ हर दिन आपको मिल जाएगा। लाइव जैसे ही खत्म होगी इस क्लास की, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल मिलेगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ण का। क्या होती है वर्ण? क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, वर्ण कहते किसे हैं या वर्ण होता क्या चीज है? वर्ण कहने का मतलब हुआ कि वर्ण हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं, उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसकी जिसकी खंड या टुकड़ा जिसके खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ना किया जा सके, ना किया जा सके। ये क्लियर है ना? उससे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो वर्ण हम लोग किसे कहेंगे? कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो होती है, इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि वर्ण की टोटल संख्या कहीं पे 48 मिलेगा, कहीं पे 52 मिलेगा, कहीं पे 46 भी मिलता है देखने को। अलग अलग किताब में वर्ण की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है ना? तो कहने कहने का मतलब हुआ, तात्पर्य ये हुआ हमारा। अब दिख रहा है, लाइट मार रहा होगा उस समय टाइम पे बोर्ड पे, है ना? तो देखिएगा, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब वर्ण हुआ कि वर्ण उसे मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा क्या किया जा सके? नहीं किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे अलग-अलग बुक में जो होता है, वर्ण की संख्या अलग-अलग देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो वर्ण की जो संख्या है बाबू रे, वो अलग-अलग बुक में जो है अलग-अलग विद्वानों के द्वारा उसकी जो संख्या बताई हुई है ना, वो अलग-अलग बताई हुई है। ये क्लियर है ना? यानी कि आपके बुक में हिंदी व्याकरण में वर्ण जो है, वो वर्ण की संख्या अलग-अलग विद्वानों द्वारा अलग-अलग बताया हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा
आएगा कि वर्ण की संख्या कितनी है, इस चीज को आप बताइए। तो आपके एग्जाम में ये सवाल ना आएगा तो आपको डरनी नहीं है, आपसे जो भी पूछे तो बोलिएगा अलग अलग बुक में वर्ण की संख्या अलग अलग दी हुई है। आई होप ये समझ में आया हो। अगली चीज जो है, जो हमारा जो हिंदी भाषा है उसे हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा किस चीज में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि लिपि में लिखी जाती है। ये क्लियर हुआ। तो यानी कि जो हमारा हिंदी भाषा है उस किस चीज में लिखा जाता है, मेरा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ये क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझना कि वर्ण जो है बाबू रे, वर्ण जो है हमारा कितने तरह का होता है या कितने प्रकार का होता है, इस चीज को अब यहाँ से डिटेल करते हैं। आपको इस चीज को समझना, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लिया जाए ये मेरा वर्ण है, तो पहली चीजें आप ये जान गए हैं कि वर्ण की फिक्स संख्या नहीं होती है। और हमारा जो ये वर्ण है, ये जो मेरा वर्ण है, ये मेरा वर्ण जो है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, ये मेरा दो तरह का होता है। पहली जो होता है मेरा, ये पहला होता है मेरा स्वर वर्ण होता है, और दूसरा मेरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। ये आपको पता चला, ये स्वर वर्ण हुआ, ये व्यंजन वर्ण हुआ। स्वर वर्ण की थोड़ा सा कहानी को समझते हैं। स्वर वर्ण की जो टोटल संख्या होती है वो कितना होती है, 11 होता है। कितनी है टोटल संख्या, 11 है। अब कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कौन कौन सा है आपका, देखिए आ है, अकर है, ई है, हर्षई है, उ है, हर्षऊ है, री है, वी है, ए है, ऐ है, ओ है, और आपका क्या है, ला और है। आप अगर अच्छे से काउंटिंग करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसकी टोटल संख्या 11 है, जिस चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे समझना कि स्वर वर्ण पहले कहते किसे हैं, इस चीज को, है ना। तो स्वर वर्ण कहने का मतलब हुआ कि स्वर उच्चारण करते हैं। तो स्वर वर्ण के अगर उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे ही हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और अगर किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है ना, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। तो स्वर वर्ण बोलेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जो स्वतंत्र होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि उस वर्ण में हम लोग किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। ये क्लियर है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्वर वर्ण की जो टोटल संख्या होती है कितना होता है, 11 होता है। कौन कौन सा होता है, आ कर, ई हर्ष उ दुर्गा री ए ऐ ओ औ, ये होता है। और अनुस्वर और अ जो होता है वो संस्कृत में होता है। कहने का मतलब, अगर हिंदी व्याकरण में पूछे वर्ण स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितना, 11 होता है। अगर संस्कृत में पूछे तो आपको बताना है कि स्वर वर्ण की संस्कृत में जो टोटल संख्या होती है वो कितना होती है, तो आपको बताना है 13 होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये जो हमारा स्वर वर्ण है, ये जो मेरा स्वर वर्ण है, ये दो प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है, दो प्रकार का। पहला तो हमारा होता है मूल स्वर होता है। दूसरा मेरा क्या होता है, एक होता है मेरा संयुक्त स्वर होता है। ये क्लियर है ना। एक मूल स्वर होता है, दूसरा आपका क्या होती है, संयुक्त स्वर होती है। मूल स्वर कहने का मतलब क्या होता है कि मूल स्वर आपको पता होगा कि जो हम लोग अभी बोल रहे थे, मूल स्वर कि जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी जो स्वर वर्ण का डिफिनेशन बना है, सेम बना दो, फंडा वही। क्लियर है ना। जैसे मान लिया जाए आपका कौन कौन सा मूल स्वर हो सकता है, आपका आ है, आकर आ है, ई है, हर्षा ई है, ऊ है, दीर्घऊ है, री है, और आपका क्या है, ए है, और आपका क्या है, ओ है। इस 9 को हम लोग कहते हैं मूल स्वर। और संयुक्त स्वर आपका कौन कौन सा है, संयुक्त स्वर आपका जो है, वो आपका कौन कौन सा है। कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूज मत करना, ओके। कलर सारे का चेंज कर देते हैं। संयुक्त स्वर आपका कौन कौन सा है, ओ है,
और आपका औ है। ये क्लियर है ना? आ ओ जो है वो आधा। अब पहले इतने ही को समझते हैं। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा। देखना सुनना। पहले तो हमने समझा मूल स्वर क्या होता है। मूल स्वर कहने का मतलब हुआ कि जो चीज हमने स्वर वर्ण का डिफिनेशन बनाया, सेम अगर वही डिफिनेशन हम इसका भी बनाते हैं तो उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वतः बोले जाने वाली होती है, जिसका उच्चारण स्वतः होती है, अपने आप होती है, जिस उच्चारण में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र होते हैं उसे मूल स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहने का मतलब हुआ कि ये दो स्वरों के मेल से बनेगा एक शब्द, और उसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। ये क्लियर है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखना कि मूल स्वर आपने देखा, कि मूल स्वर देखा कौन कौन से? आपका आ है, अकर आ, ई है, अरसा ई है, ऊ है, दुर्गा ऊ है, री है, ए है, और आपका ओ है। इसमें ए ना होगा हो एगो, यहाँ तो वो आ ही गया, कंफ्यूज। देखिए, आपका एक ए बचता है, एक ओ बचता है। ए जो होता है, आ जोड़ ए से मिलता है तो बनता है ए, और आ जोड़ ओ से मिलता है तो हमारा बनता है ओ। ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझना थोड़ा, और इस चीज को और थोड़ा भी डीप में करते हैं, उसके बाद समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखना, ये जो मूल स्वर है ये भी आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका ह्स्वर होता है, दूसरा आपका हमारा यहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। ये क्लियर है ना? ह्स्वर, दूसरा मेरा यहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। अब ध्यान से समझना, टाइम आपका होते जा रहा है, और ध्यान यहाँ पे देना। ह्स्वर सवाल आता है कि ह्स्वर आपका कौन कौन सा है। इसमें आपका ह्स्वर आ है, ई है, ऊ है, और आपका एक री है। इसके अलावे एक्स्ट्रा जो हमारा बचा हुआ है, आकर आ, हर्षई और दुर्गई, और आपका क्या बचा हुआ है? ए और ओ बचा हुआ। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और यहाँ पे समझना, ये व्यंजन वर्ण जो मेरा है, जो मेरा व्यंजन वर्ण है, वो मेरा कितना है? व्यंजन वर्ण भी मेरा तीन तरह का है। तीन तरह का। पहला मेरा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन वर्ण है, सुनना, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। अब उसके बाद यहाँ पे अगला जो मेरा है वो आपका है अंत अस्त व्यंजन वर्ण है। फिर अगला जो है तीसरा आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ पे समझना, देखिएगा, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे पूरा क्लियर? अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से इन सारे के बारे में सुनते चलिएगा, और जहां पे भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, तो आपको बोलना नहीं है, पूछना नहीं, मतलब आपको पूछना है। ठीक है ना? अब देखना, पहले चीजें हमने ये देखा कि मूल स्वर क्या होता है, और स्टार्टिंग से आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले चीजें हमने सीखा वर्ण। वर्ण कहने का मतलब हुआ कि वर्ण उसे मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है ना? टाइम मेरा होते जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना फास्टिंग में। ओके, कहने का मतलब हुआ कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण मेरा दो प्रकार का होता है, पहला एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण हमने आपको बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण आपको हमने बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की अगर सहायता ली जाती है, और अगर वो स्वतंत्र नहीं है, तो उसे ही हम लोग व्यंजन वर्ण कहें। क्लियर है? अब स्टार्टिंग फिर हमने देखा कि स्वर वर्ण की जो टोटल संख्या होती है वो 11 है। और कौन कौन सा 11 है? तो हमने देखा आ है, अकरा है, ई है, अर्शई है, ऊ है, दुर्गा ऊ है, री है, ए है, ए, ओ और औ। इस 11 स्वर को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? और इसी स्वर वर्ण को दो प्रकार में बांटा हुआ है, एक आपका मूल स्वर है, दूसरा आपका संयुक्त स्वर है। मूल स्वर हम लोग उसको कहेंगे कि जो स्वर वर्ण का डिफिनेशन बनाए, यानी कि जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं, उसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी सेम डिफिनेशन बनाइए, कहीं से किसी प्रकार का अंतर नहीं। क्लियर है? संयुक्त स्वर कहने का मतलब हुआ कि दो स्वरों के मेल से बनने वाला ऐसा शब्द।
यानी कि दो स्वर के मेल से बनने वाला एक ऐसा स्वर वर्ण, अगर कोई भी शब्द जो है, अगर कोई भी वर्ण जो है वो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, तो वैसे शब्द को ही, वैसे वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर आपको गिर गया, पैर पे चलता पानी यहाँ पे के गिरा है, बैठो बस। पानी वहां पे के गिराया हो, गिर गया। अच्छा बैठो क्लास में। हाँ हाँ, का है ला? अच्छा ऊपर जाओ, अभी बैठो आ रहे हैं। देखिएगा, कहने का मतलब हुआ कि मूल स्वर आपको पता है कि कौन कौन सा होता है, आ करा ई हर्ष ई उ दीर्घ उ री ए ओ होता है। और संयुक्त स्वर कहने का मतलब के मेल से बनता सब। आ, बैटरिक इज लॉ, बैटरिक भी डॉन हो गया, गजब है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब चार्जिंग पे लगा दें, अब दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। डिस्टरबेंस हो जाती है थोड़ा बहुत, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझना कि जैसे हमने बोला कि संयुक्त स्वर, कि ये दो स्वर के मेल से बनेगा, ठीक है ना, दो स्वर के मेल से बनने वाला एक ऐसा शब्द, जो शब्द बना है उसी को हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। ये क्लियर है ना। अब अगली चीजें होती है कि मूल स्वर किसको कहेंगे। मूल स्वर हमारा दो तरह का होता है, पहला होता है एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है। अब सवाल यहाँ पे आया कि ह्रस्व स्वर किसको बोलेंगे, कि ह्रस्व स्वर बोलेंगे कि जिसके उच्चारण में, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में अगर कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में, ये जिस वर्ण के उच्चारण में अगर ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे तो बोलेंगे हम लोग कि जिस स्वर वर्ण के अगर उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अगर काफी कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगे उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। आपको जैसे में एग्जाम्पल पता होगा, जैसे में आपको पता होगा, जैसे में आपको एग्जाम्पल पता होगा, जो आपको दिख रहा है आ है ई है ऊ है री है, अगर इसका उच्चारण करते तो इसमें ज्यादा समय लगता है नहीं, यानी कि हर्ष के उच्चारण में अगर इसके अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो किस में लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है। यानी कि हम बोलेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में काफी कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे, और जिस स्वर के उच्चारण में काफी ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। ज्यादा कहने का मतलब कि हर्ष के अपेक्षा दुगना समय उसमें लगता है, हर्ष के अपेक्षा क्या होता है, उसमें दुगना समय लगता है ना, उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। और दीर्घ स्वर कौन सा, अकरा है ई है ऊ है री है और आपका ओ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीजें होती है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपको हमने जस्ट बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की अगर सहायता ली जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपका व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है, तो अभी जस्ट आपको पता है या नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण, सवाल हुआ कि व्यंजन वर्ण तीन तरह का हुआ, पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये क्लियर है ना। यहाँ पे समझना, स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो टोटल संख्या होती है वो कितना होता है, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो टोटल संख्या होती है बाबू रे वो 25 होता है। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, तो अभी आपका कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग। इसके बारे में भी डिटेल कहानियां आपको हम बताएंगे, और यहाँ से ध्यान से सुन के आगे बढ़नी है, ठीक है ना। तो इसको एक बार क्लीन करें, और इसके जस्ट हम लोग व्यंजन वर्ग को थोड़ा डीप में करते हैं, स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्लियर है, ये समझ में आया है। और अभी इसका जस्ट स्पर्श व्यंजन वर्ग को पूरा खत्म करने के बाद जिन भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेनी है फटाक से लीजिए, और हम लोग आगे जस्ट बढ़ेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर नहीं लिए तो भी आप बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण की ओर से। और ध्यान दीजिएगा, सवाल होता है यहाँ पे कि व्यंजन वर्ण आखिर सवाल में होता क्या चीज है। आपको अभी जस्ट हमने बताया था, और व्यंजन वर्ण मेरा तीन तरह का हुआ। कौन कौन सा हुआ, एक मेरा स्पर्श व्यंजन वर्ण हुआ, स्पर्श व्यंजन वर्ण हुआ। मेरी लिखावट पे आप लोग ध्यान ना दे तो बेहतर है। क्लियर है ना, यानी मेरी लिखावट पे आप लोग ध्यान ना दे, टाइम बहुत कम बच रहा है,
इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है ना? मेरी लिखावट पे आप लोग ध्यान ना दें, आप लोग खैर समझदार तो हैं ही, और आप लोग थोड़ा समझदारी को बरतते हुए आप लोग अपनी आगे स्टडीज कीजिएगा। ओके, यानी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपको मेरी राइटिंग। ये क्लियर है ना? बस थोड़ा ही बहुत आपको समझनी है। जैसा समझना, यहाँ पे पहली चीज है कि स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आपका जो आता है वो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, टवर्ग है, और आपका कौन आता है? फवर्ग है। ये क्लियर है ना? इसी पांच के अंतर्गत आता है। कवर्ग के अंतर कहने का मतलब क्या होगा मेरा? इसके अंतर्गत मेरा जो आता है वो आता है आपका का है, ख है, ग है, ग है, ण है, चा है, छा है, जा है, झा है, और आपका इया है। टा है, ठा है, डा है, ढा है, और ना है। और आपका ता है, था है, दा है, धा है, ना है। फा है, फा है, वाह है, वाह है, और माँ है। आपको अभी जस्ट समझाएंगे कि इस चीज को हम क्यों लिख रहे हैं। क्लियर है? आपके इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? या, र, ल, और आपका क्या है? वह है। ये क्लियर है? इसके अंतर्गत आपका जो आते हैं तलमसा, मुदंसा, दंसा, और आपका यहाँ पे होता है तलमसा, मुदंसा, दंसा, और आपका इसके अंतर्गत आते हैं जो हा आते हैं। ये क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे थे और किस बातें पे आपको लाना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा इस पे अगर आप गौर करते हैं और अगर ध्यान देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी आज की क्लासेस में मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहली चीजें हमने देखा कि स्पर्श वन की तो जो टोटल संख्या होती है कितनी होती है? तो भाई साहब जिसकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। ये क्लियर है ना? 25 हुआ, इसकी टोटल संख्या कितनी है? 25 है। और आपका 25 कौन कौन सा है? का है, खा है, गा है, घा है, छा है, छा, जा, झा, या, ट, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, ना, और पापा पापा माँ। यानी कि हम इसका अगर डिफिनेशन बनाना चाहें तो बोलेंगे का से लेकर लेकर माँ तक के बीच जितने भी वर्ण हैं उन सारे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क्लियर है ना? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलेंगे कि का से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो यानी कि हमने बोला कि का से लेकर माँ तक के बीच जितने भी व्यंजन वर्ण है उन सारे व्यंजन वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 25 होती है। और आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण की अगर संख्या पूछे तो बताना 4 होता है। अगर उष्म व्यंजन वर्ण की अगर संख्या पूछे तो भी बताना कितना है? 4 होता है। ठीक है ना? अंतस्थ व्यंजन वर्ण संख्या कहने का मतलब कौन सा हो सकता है? या, रा, ला और वाह, इसको हम लोग कहते हैं, ये 4 को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। कलमसा, मुदंसा, दंसा और हा को भी हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी भी संख्या 4 होती है, उसकी भी संख्या 4 होती है। ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझना कि जैसे मान लिया जाए टाइम कितना, 40:55 हो गया ना? अब ध्यान देना, आपके पास एक्स्ट्रा 5 मिनट की क्लासेस में मैं पूरा खत्म करूंगा। थोड़ा सा ध्यान देना, 1 मिनट की अब काम ही है बस। ठीक है ना? एक चीज यहाँ पे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, एक आता है घोष से आता है, दूसरा आता है आघोष वर्ण से। सवाल होता है कि घोष वर्ण किसको कहेंगे, आघोष वर्ण किसको कहेंगे? घोष वर्ण कहने का मतलब हुआ किसी भी व्यंजन वर्ण के वर्ग के अगर तीसरे, घोष है ना, तो तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे जो वर्ण रहते हैं उसी वर्ण को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण के पहले और दूसरे स्थान पे जो वर्ण रहते हैं उसे हम लोग आघोष वर्ण कहते हैं। उसके अलावे एक्स्ट्रा में आपको याद रखने वाली बातें ये है कि इसके अलावे एक्स्ट्रा में आपका जो होता है वो होता है या, र, ल, व और आपका हा। ये होता है मेरा एक्स्ट्रा में कौन? घोष वर्ण, आघोष वर्ण होता है तोलमसा, मूर्धन्यसा, दंसा होता है, ये हमारा होता है एक्स्ट्रा में। ये होता है क्या? आघोष वर्ण। ये क्लियर है ना? तो पहली चीजें हमने समझा घोष वर्ण, आघोष वर्ण। घोष वर्ण कहने का मतलब हुआ किसी भी व्यंजन वर्ण के वर्ग में अगर तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे जो वर्ण है, यानी इसके 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 तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे जो वर्ण है ना
उसी को हम लोग कहते हैं घोष वर्ण। आघोष वर्ण बोलेंगे पहले और दूसरे स्थान पे जो वर्ण मौजूद है उसी को हम लोग कहते हैं आघोष वर्ण। और उसके अलावे एक्स्ट्रा में घोष वर्ण कौन सा है? य, र, ल, व और हा, ये हमारा होगा घोष वर्ण। और तलम सा मुदंसा दंसा ये हमारा होगा आघोष वर्ण। आई होप आपको आज की क्लासेस अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद जस्ट हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। ये मेरा वर्ण की पार्ट 1 था। और आपको वर्ण का पार्ट 2 आपको कल मिलने वाली है क्लास से, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की क्लासेस समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई हैव अ ग्रेट नाइस डे।